हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 105 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह आर्थिक घटनाक्रम। जो दोस्तों देखे हैं कि अगर आप पिछले एपिसोड आप देखे होंगे तो उसमें क्या है कि संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से जो मेंस के लिए जो फुल मतलब जो पूरे प्रॉपर वे में एक आप आंसर राइटिंग के लिए देखे होंगे कि सभी चीज से घटनाएं रिलेटेड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे आर्थिक घटनाक्रम से कार्बन उत्सर्जन और वित्तीय चुनौतियां। ठीक है, तो इसके बारे में क्या देखें कि चर्चा में क्यों, अध्ययन की मुख्य विशेषता क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, चुनौतियां क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आर्थिक विकास में माइक्रो फाइनेंस की भूमिका। तो आर्थिक घटनाक्रम से जो हम लोग देखे थे ये मेंस के लिए इसमें प्री भी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, अगर क्या है उसके प्री के लिए जो एक जो सुटेबल जो प्रश्न बन सकता है, तो यहां से देख सकते हैं, आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। तो वही है क्या कि हमने पीछे की वीडियो सारे अपलोड कर चुके हैं इस मैगजीन का, और यह मैगजीन जो है दृष्टि के द्वारा दिया जाता है प्रति मंथ। तो दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि यह जो मैगजीन है यह हिंदी माध्यम के स्टूडेंट जो यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उसके पास यह क्या है कि मैगजीन उपलब्ध नहीं हो पाता है। और कहा जाता है कई सारे जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के टॉपर हुए हैं उनका भी कहना है कि यह हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दृष्टि जो के द्वारा जो मैगजीन दिया जाता है बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। दोस्तों क्या है कि हम भी अभी एक एस्पिरेंट है और हम भी इसका अध्ययन करते हैं, तो सोचते हैं कि अध्ययन के साथ साथ क्यों ना हम इसका एक वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दूं, जिससे आप लोग भी इसका लाभ उठा सके और आप इसका पाठक बन सके रेगुलर। ठीक है दोस्तों, तो इस क्या है कि इसके सबसे पहले हम भी इसे पढ़ते हैं और आप तक पढ़ करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमें इस तरह से जज ना करें कि आप एक टीचर की तरफ नहीं पढ़ाते हो, आप अच्छे से समझाते नहीं हो। तो हम यहाँ पे समझाने नहीं आ रहे आप लोगों को, हम यहाँ पे आप तक ये जो जैसे कि ये मैगजीन में जो कुछ जो भी तथ्य लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये तथ्य क्या करते हैं हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप तक किसी तरह ये पहुंच सके और आप इसका पाठक बन सके। ठीक है, तो जैसे जैसे हम जैसे क्या है कि हम पढ़ पढ़ के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और आप लोग भी इसे सुन करके या आप पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं, वहां से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं और वहां से अपना पाठक के मतलब पाठक बन सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हम इसे समझा नहीं पाएंगे क्योंकि हम अभी एक खुद एस्पिरेंट है, तो बस हम पढ़ पढ़ के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोग भी, क्योंकि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपको इतना तो एनालाइज करने का मतलब आपको आ ही गया होगा कि आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं इस टॉपिक को, जैसे इस टॉपिक आप तक आ रहा है। तो ठीक है, तो देखते हैं कि सॉरेन ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कि आर्थिक घटनाक्रम, अगर मेरे पिछला एपिसोड देखे होंगे 104 में, तो संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से इन सभी मुद्दों को अपलोड किए हैं बना करके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कि आर्थिक घटनाक्रम से कि सॉरेन ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, तो सॉरेन ग्रीन बॉन्ड जो है वह 25 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रुपए 8,000 करोड़ के पहले सॉरेन ग्रीन बॉन्ड SGRB, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, कि नीलामी की है। और यह जो है रिजर्व बैंक के द्वारा, मतलब आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो कई सारे बॉन्ड होते हैं जो सरकार मतलब क्या करते हैं निकालती है, कई सारी कंपनियां भी निकालती है। ठीक है, तो ये जो सॉरेन ग्रीन बॉन्ड है ये आरबीआई द्वारा निकाली गई है, जो 8,000 करोड़ के जो पहले मतलब के सॉरेन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी की गई है। यह 16,000 करोड़ के सॉरेन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी का हिस्सा है, और जो 16,000 करोड़ जो बॉन्ड था उसका यह हिस्सा था, जिसे आरबीआई चालू वित्त वर्ष में आयोजित करेगा। दूसरे ग्रीन बॉन्ड की नीलामी 9 फरवरी को आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो 9 फरवरी तो हो गया क्योंकि यह पिछला मतलब महीने का है, तो दोस्तों यह अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नीलाम किए गए ग्रीन बॉन्ड, तो नीलाम किए गए कौन कौन से ग्रीन बॉन्ड है, तो आरबीआई ने 5 वर्ष और 10 वर्ष की अवधि वाले 2 ग्रीन बॉन्ड की नीलामी की, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 4,000 करोड़ है। नीलाम किए जाने वाले 2 बॉन्ड न्यू GOI SGRB 2028 यानी 2028 तक के लिए निकाला गया है, और दूसरा जो है न्यू GOI SGRP 2033 है, यानी 2 ग्रीन बॉन्ड है, वह 2028 के लिए है और एक 2033 तक के लिए है। ठीक है, और दोनों जो है 4-4 हजार करोड़ का बॉन्ड है।
ये बॉन्ड क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जैसे ग्रीन बॉन्ड जलवायु परिवर्तन और संबंधित चुनौतियों के खतरों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन के रूप में उभरा है। अब दोस्तों हम इसको जैसे कुछ पॉइंट ऐसे भी जिसे हम समझा सकते हैं, लेकिन नहीं समझाने की वजह है क्या है कि वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा होने के बाद आप लोग क्या है, कोई भी सारे जो भी व्यूअर्स होते हैं वो ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर देते हैं, आप लोग खुद इसका एनालाइज करें। अगला है पॉइंट है कि विश्व बैंक समूह की संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC के अनुसार जलवायु परिवर्तन से समुदायों एवं अर्थव्यवस्थाओं को खतरा है और यह कृषि, भोजन और जल की आपूर्ति के लिए जोखिम पैदा करता है। अगला है कि इस चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। पर्यावरणीय परियोजनाओं को पूंजी बाजार एवं निवेशकों के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है और पूंजी को सतत विकास की ओर ले जाना है तथा ग्रीन बॉन्ड उस संबंध को बनाने का एक तरीका है। और जो ग्रीन बॉन्ड है वो पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए, ठीक है, परियोजनाओं के लिए। तो इन सब सबसे पहले देखेंगे कि बॉन्ड क्यों निकाला जाता है और RBI निकालती क्यों है। तो अगर आप इससे रिलेटेड एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो शायद बना देंगे, है ना, क्योंकि इस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं कि मनरेगा क्या है। तो छठे सामान्य समीक्षा मिशन, कॉमन रिव्यू मिशन CRM, ठीक है, छठे सामान्य समीक्षा जो मिशन है वह पैनल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। पहले हम देख लिए है सौर ग्रीन बॉन्ड के बारे में, तो इससे जो प्रीलिम्स व्यू से जो क्वेश्चन आएगा तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है कि मनरेगा के बारे में देखते हैं कि मनरेगा भी अभी चर्चित में था, तो प्रीलिम्स व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है यह देखते हैं। तो क्या है कि प्रस्ताव रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मुख्य सिफारिशें क्या आई है इसके प्रति। तो लाइन विभागों द्वारा कार्यान्वित रिवर्स कन्वर्जेंस के दायरे की जांच करें, सामग्री घटक के लिए धन का समय पर और धन के नियमित प्रवाह हेतु प्रस्तावित निधि का आकार बढ़ाना। अगला है कि सामग्री लागत के भुगतान को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP। उसके बाद अगला है कि सामाजिक लेखा परीक्षा को संस्थागत करना, ठीक है। तो ये है इसके मुख्य सिफारिश किसके, मनरेगा के। अगला देखते हैं कि संबंधित मुद्दे क्या है इससे। तो सामग्री एवं मजदूरी घटकों दोनों को भुगतान में विलंब था, ठीक है। उसके बाद है कि सामग्री घटक के लिए ₹200 की वैचारिक निधि अपर्याप्त है, बहुत कम है, ठीक है। योजना के लिए जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वीकार्यता प्रशासनिक व्यय 6% अपर्याप्त है। अगला है कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जो साइट पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति के साथ साथ जियो टैग की गई तस्वीर की अनुमति देता है, जो लागू नहीं किया गया है। तो ये था मनरेगा से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। उसके बाद देखते हैं कृषि निर्यात के लिए ब्लॉकचेन। तो दोस्तों देखते हैं कि भारत की प्राकृतिक खेती को जल्द, ये सब जो है आर्थिक घटनाक्रम से जो संबंधित चर्चे मुद्दे हैं, ठीक है। जो अन्य पहले नंबर तो मुख्य चर्चे देख लिए हैं जो मेंस व्यू से है, ये प्रीलिम्स व्यू से शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या है, आर्थिक घटनाक्रम से है। तो कृषि निर्यात के लिए ब्लॉकचेन जो है वह भारत की प्राकृतिक खेती को जल्द ही ब्लॉकचेन के माध्यम से एक तकनीकी सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि भारत सरकार देश के खाद्य शिपमेंट को बढ़ाने और किसानों को रसायन मुक्त प्रक्रियाओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सभी निर्यात संचालित फसलों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की योजना बना रही है। अगला है कि नीति आयोग ने सेब की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हुए एक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसे अंगूर, आम आदि जैसे अन्य उत्पादों के लिए भी लागू किया जाएगा। अगला है कि गौरतलब है कि चीन के बाद भारत दुनिया में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, किंतु वैश्विक फल एवं सब्जी बाजार में इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 1% है। अगला है कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की कमी और ट्रेसेबिलिटी ने उत्पादकों को हतोत्साहित करने के अलावा भारत के खाद्य निर्यात में बाधा उत्पन्न की है। अगला है कि ब्लॉकचेन निरर्थक प्रक्रियाओं को हटाकर गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करके
और पूरे भंडारण एवं आपूर्ति श्रृंखला में उपज की निगरानी करके इस अंतर को पाटने में मदद करेगा। अगला है कि IoT सेंसर का उपयोग फसल डेटा और उसके भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को उगाई गई फसलों के वितरण, थोक विक्रेताओं एवं खुदरा विक्रेताओं को प्रसंस्कृत खाद्य की आपूर्ति और इसके भंडारण के लिए किया जाएगा। अगला देखते हैं कि कृषि में ब्लॉकचेन के अनुप्रयोग कैसे किया जाएगा। तो स्मार्ट खेती के रूप में इसमें ICT, इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स, IoT, विभिन्न सेंसर, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी और डेटा विश्लेषण तथा संग्रह उपकरण जैसे मानव रहित हवाई वाहन जैसे तत्व शामिल किए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला। वैश्वीकरण के अत्यधिक दबाव के कारण कृषि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पहले से कहीं अधिक लंबी एवं गहन हो गई है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी उत्पादकों एवं ग्राहकों के बीच विश्वास स्थापन को सुगम बनाकर इनमें से कई चुनौतियों के समाधान में योगदान करती है। उसके बाद है कृषि बीमा। ठीक है, तो किसान विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसियों में से किसी को भी चुन सकते हैं जो नुकसान की गुणवत्ता एवं भुगतान के तरीके के मामले में भिन्न होती है। अगला है कृषि उत्पादों का लेन देन। तो ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग से ई-कॉमर्स साइटों पर कृषि उत्पादों के अधिग्रहण और बिक्री में काफी तेजी आ सकती है। तो दोस्तों इस तरह से ये टॉपिक हम देख चुके हैं। अगला देखते हैं आयुर्वेद हेतु स्मार्ट कार्यक्रम क्या है। ठीक है, तो हाल ही में आयुष मंत्रालय के तहत 2 प्रमुख संस्थाओं, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। अगला है कि अब ये क्वेश्चन यहाँ से आप प्रीलिम्स के इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद कि स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। जिसमें स्मार्ट कार्यक्रम जो है वह क्या है, तो देखते यह पाया गया कि आयुर्वेद शिक्षकों के विशाल समुदायों की अनुसंधान क्षमता का आमतौर पर उपयोग नहीं हो पाता है। अतः स्मार्ट कार्यक्रम का आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान पर गहरा दीर्घकालिक कायाकल्प प्रभाव पड़ेगा तथा यह राष्ट्र के लिए एक महान सेवा होगी। अगला है कि इसका उद्देश्य ऑस्टियोआर्थराइटिस, एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्पीडीमिया, रूमेटाइड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मिलेट्स, सोराइसिस, सामान्यकृत चिंता विकार, कैर, अल्कोहल, फैटी लीवर रोग, NFLD सहित स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान तरीकों की पहचान, सहयोग और प्रचार करना है। ठीक है, उसके बाद है कार्यक्रम शिक्षकों को स्वास्थ्य अनुसंधान के निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रोजेक्ट हेतु प्रेरित करेगा और एक बड़ा डेटाबेस तैयार करेगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। GDP का पहला अग्रिम अनुमान ये हम कल देखेंगे और इससे जो आगे जो भी पॉइंट है आर्थिक घटनाक्रम से वह अगले एपिसोड में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।